हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट लर्निंग। आज मैं आपके साथ क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन में चैप्टर 3 जो है आपका योगा एंड लाइफस्टाइल चैप्टर, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रही हूं। तो आज हम ये वर्कशीट डिस्कस करेंगे चैप्टर 3 की, जिसमें आपको एमसीक्यू क्वेश्चन, केस बेस्ड क्वेश्चंस और असर्शन रीजन, सारे तरीके के क्वेश्चंस और थ्योरी क्वेश्चंस, ये सारे आपको इस एक वर्कशीट में शो हो जाएंगे, ताकि आपको आइडिया रहे कि पूरे एक ओवरऑल चैप्टर से क्या क्या क्वेश्चन आपके फॉर्म हो सकते हैं। इसी तरीके से मैं इससे पहले चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के भी वर्कशीट्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूं, जिसका लिंक आपको मेरे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप उस चैप्टर के वर्कशीट को भी सॉल्व कर सकते हैं, ताकि कोई कंफ्यूजन आपको ना रहे कि किस तरीके से क्वेश्चंस फ्रेम होने हैं। एक चीज और, यहाँ पे मैं आपको टॉपिक्स वगैरह समझाऊंगी नहीं, यहाँ मैं आपको क्वेश्चंस के आइडियाज वगैरह दूंगी और आंसर वगैरह प्रोवाइड होंगे आपको क्वेश्चंस के, कि कितने मार्क्स में कितना लिखना है। अगर आपको कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आया है या आपको समझने की जरूरत है, तो आप क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन की प्लेलिस्ट में जाइए। वहां टॉपिक वाइज मैंने हर वीडियो डिस्कस किया है। आपके क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन के सिलेबस का जितना भी टॉपिक है, वो सारे आपको वहां लाइन वाइज मिल जाएंगे, चैप्टर वाइज मैंने वहां डिस्कस किए हैं। तो आप वहां से वीडियो देख सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई आपको वीडियो नहीं मिल रहा है, या आप चाहते हैं कि किसी पर्टिकुलर वीडियो पे मैं डिस्कस करूं, उसको समझाऊं, तो आप मुझे यहाँ कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं डिस्कस करना। आज योगा चैप्टर की वर्कशीट स्टार्ट की है हमने, जिसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि एमसीक्यूज क्वेश्चंस। तो एमसीक्यूज क्वेश्चंस जो हैं आपके, वो स्टार्ट करते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन। नंबर 1, द फाइनल पोजीशन ऑफ नौका आसन रिजेंबल्स अ ट्रायंगुलर, बोट, पाम ट्री या बो पोज। यानी कि जो फाइनल पोजीशन आपकी नौका आसन की होती है, वो कैसा पोजीशन बनाती है। सो योर करेक्ट आंसर इज डी ऑप्शन, बो पोज। बो पोज आपका नौका आसन से बनता है। बो मतलब होता है जो धनुष बाण जो होता है आपका, उसे हम बो पोज कहते हैं। तो नौका आसन आपका उसी तरीके से फ्रेम होता है। देन आते हैं नेक्स्ट, विच ऑफ दीज आसन इज नॉट प्रैक्टिस फॉर इम्प्रूविंग फ्लेक्सिबिलिटी। इनमें से कौन सा आसन हम परफॉर्म नहीं करते हैं फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, मतलब कि फ्लेक्सिबिलिटी का उस आसन से कोई लेना देना नहीं है। सो योर करेक्ट आंसर इज डी ऑप्शन, पद्मासन। पद्मासन जनरली आपका कॉन्सेंट्रेशन वगैरह के लिए यूज होता है। फ्लेक्सिबिलिटी उससे अटेन नहीं होती, क्योंकि उसमें आप कोई स्ट्रेचिंग नहीं करते हैं। देन आते हैं नेक्स्ट पे, विच ऑफ दीज इज अ कॉन्ट्राडिकेशंस फॉर प्रैक्टिसिंग वज्रासन। यानी किस केस में हमें वज्रासन नहीं करना चाहिए। कॉन्ट्राडिकेशन का मतलब होता है कि नहीं करना चाहिए। पर्सन सफरिंग फ्रॉम जॉइंट पेन, पर्सन सफरिंग फ्रॉम हाई ब्लड प्रेशर, पर्सन सफरिंग फ्रॉम माइग्रेन और पर्सन सफरिंग फ्रॉम एनलार्ज लिवर। सो करेक्ट आंसर इज सफरिंग फ्रॉम जॉइंट पेन। अगर जॉइंट पेन है तो उस केस में वज्रासन नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप पैर मोड़ के बैठते हैं और जॉइंट्स पेन होगा तो आपके घुटनों में भी दर्द शुरू हो जाएगा। तो वज्रासन हम जॉइंट पेन में नहीं करते, क्योंकि बैक भी स्ट्रेट होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें हैं उसमें। देन आते, विच ऑफ दीज आसन मस्ट बी प्रैक्टिस बाय अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम अस्थमा। इनमें से कौन सा आसन अस्थमा पेशेंट्स को करना चाहिए। अगर अस्थमा है तो उन लोगों को ये पर्टिकुलर आसन करना चाहिए। सो करेक्ट आंसर है पर्वतासन, क्योंकि पर्वतासन में आप डीप ब्रीदिंग करते हैं। आप एक तरीके से आपका चेस्ट एनलार्ज होता है, तो उस केस में अस्थमा में वो क्योरेबल होता है। सो ये करेक्ट आंसर इज पर्वतासन। देन आते हैं नेक्स्ट पे, हाइपरटेंशन इज अ लॉन्ग टर्म कंडीशन इन विच ब्लड प्रेशर इन दी डैश इज परसिस्टेंटली एलिवेटेड। यानी कि हाइपरटेंशन एक ऐसी कंडीशन है लॉन्ग टर्म की, जिसमें जो ब्लड प्रेशर है जो कि पर्टिकुलर जगह सिचुएटेड है, वो लगातार एलिवेट होता है, यानी बढ़ता चला जाता है। तो कहाँ पर एलिवेट होता है, यानी कहाँ पर ब्लड जो है वो लगातार बढ़ता चला जाता है। सो करेक्ट आंसर इज आर्टरीज। आर्टरीज में जो आपका ब्लड होता है, वो परसिस्टेंटली उसका प्रेशर जो है वो बढ़ता जाता है, जिसकी वजह से हाइपरटेंशन यानी कि हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है। नेक्स्ट आते हैं, मैच द फॉलोइंग। यहाँ पे आपको एक कॉलम में आसन दे रखे हैं और दूसरे कॉलम में किस केस में आसन करना चाहिए। पर्सन सफरिंग फ्रॉम ब्लीडिंग में, मतलब कॉन्ट्राडिकेशंस दे रखे हैं आपको कि किस केस में पर्टिकुलर आसन नहीं करना चाहिए। सो योर करेक्ट आंसर इज ए, सी ऑप्शन। सी ऑप्शन को हम मिलाते हैं, त्रिकोण आसन, पर्सन सफरिंग फ्रॉम अस्थमा। यानी कि त्रिकोण आसन नहीं करना चाहिए अगर पर्सन को अस्थमा है तो।
देन आते हैं नेक्स्ट पे थर्ड अर्ध मत्स्येंद्रासन। ये पर्सन सफरिंग फ्रॉम हार्निया, क्योंकि अर्ध मत्स्येंद्रासन में आपका काफी फ्लेक्सिबिलिटी इन्वॉल्व होती है, हार्निया पेशेंट्स को नहीं करना चाहिए, एब्डोमिनल पे उसका असर पड़ता है। देन सुखासन, सुखासन पर्सन सफरिंग फ्रॉम ब्लीडिंग पाइल्स, ये भी नहीं करना चाहिए उस केस में। गोमुखासन, गोमुखासन पर्सन सफरिंग फ्रॉम अर्थराइटिस, तो गोमुखासन नहीं करना चाहिए। सो दीज आर दी कॉन्ट्रोडिकेशंस। ओके, गोमुखासन जो आपका है वो उसका करेक्ट आंसर आपका रहेगा 1 वाला। ये थोड़ा आपका मिस हुआ है। गोमुखासन पर्सन सफरिंग फ्रॉम ब्लीडिंग पाइल्स, उन्हें नहीं करना चाहिए। और जो आपका अर्धमत्स्य जो सुखासन है वो उस केस में पर्सन सफरिंग फ्रॉम अर्थराइटिस नहीं करना चाहिए। अब बात ये आती है कि आपको इसको मैच कैसे करना है। जैसे अगर हम देखें तो यहाँ 1 का आंसर आपका 4 होना चाहिए, त्रिकोणासन पर्सन सफरिंग फ्रॉम अस्थमा। देन सेकंड का आपका 3rd होना चाहिए, यानी कि पर्सन सफरिंग फ्रॉम हार्निया, अर्धमत्स्येंद्रासन। देन आपका 3rd का आंसर होना चाहिए 2nd, यानी सुखासन पर्सन सफरिंग फ्रॉम अर्थराइटिस। और लास्ट में 1 गोमुखासन पर्सन सफरिंग फ्रॉम ब्लीडिंग पाइल्स। तो ये इस तरीके से मैच करना है। कई बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि मैच द फॉलोइंग हमें मैच कैसे करनी है। आपको ये कॉलम देखना है, ये कॉलम आपको ये दे रखा है, और ये जो आपके ऑप्शंस दे रखे हैं ये हैं, तो आपको इसको करेक्ट आपको मैच करना होता है। आपके फिजिकल एजुकेशन में कभी भी डिफरेंस बिटवीन आपको जनरली थ्योरी में आता ही नहीं है, आपको हमेशा इस तरीके से एमसीक्यू फॉर्म में ही देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, जो कि आपका असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। शवासन इज रिकमेंडेड फॉर पर्सन सफरिंग फ्रॉम हाइपरटेंशन। शवासन उनके लिए है जो लोग हाइपरटेंशन से सफर करते हैं। शवासन काम्स दी बॉडी एंड माइंड। शवासन जो है वो हमारे बॉडी और माइंड को काम करता है। सो ये दोनों ही स्टेटमेंट आपकी सही है। ए इज द करेक्ट आंसर। शवासन जो है वो हाइपरटेंशन के मरीजों के लिए ही कंसल्ट किया जाता है, क्योंकि इसमें जनरली आपकी बॉडी बिल्कुल रिलैक्स हो जाती है, आपका माइंड काम हो जाता है, और एक तरीके से कहा जाए तो एक स्लीपिंग पोज आपका होता है शवासन। तो ये जनरली हाइपरटेंशन वालों को करना चाहिए। नेक्स्ट आपको इस तरीके से फिगर बेस दिया हुआ है। ये जो फिगर बेस होता है इसको जनरली हम स्केच फोटो भी कहते हैं, या स्केच पिक्चर भी कहते हैं, या ड्रॉ अ रफ स्केच ऑफ पर्टिकुलर आसन, इस तरीके से आपको ड्रॉ करना होता है। तो ये मैं कंसल्ट करूंगी कि आप हर आसन का इस तरीके से एक रफ स्केच बनाना सीख लीजिए। आपके बोर्ड में अगर थ्योरी में कहीं क्वेश्चन में आ गया तो आपको ये बनाना पड़ेगा, वरना ये जो क्वेश्चन होते हैं ये फिगर बेस भी आते हैं, और ये 4 मार्क्स में आते हैं। जैसे यहाँ 4 दिया है, वहां पे आपका जो पैटर्न है उसमें भी 4 मार्क्स का जो क्वेश्चन होगा उसमें इस तरीके से आपका क्वेश्चन बनता है फिगर बेस। और इसके साथ साथ 4 मार्क्स क्वेश्चन आपका जनरली वो इंजरीज इन स्पोर्ट्स का जो होता है उसमें भी कवर होता है, जो मैंने लास्ट वीडियो में आपके साथ, इंजरीज नहीं, बो लेग स्कॉलियोसिस, वो जो चैप्टर आपका था डिफॉर्मिटी वाला, वो भी जनरली फिगर बेस आता है। तो ये देखते हैं, ये जो आसन है ये आपका कौन सा दे रखा है। सो ये आपका गोमुख आसन दे रखा है। सो यहाँ पे आपका गोमुख आसन आंसर रहेगा, आसना। ओके, इस तरीके से पोज बनाए, यहाँ पलथी मारा है, पीछे की ओर हाथ स्ट्रेच किया है। सो गोमुख आसन। नेक्स्ट ये आपका जो आसन दे रखा है दिस इज ताड़ आसन। बिल्कुल स्ट्रेट बॉडी है, कहीं कोई बल्ज नहीं है, दोनों हाथ ऊपर, पैर बिल्कुल स्ट्रेट। सो दिस इज ताड़ आसन। देन नेक्स्ट आते हैं, दिस इज वेट ओके, सो दिस आसन इज वज्रासन। वज्रासन क्योंकि इस तरीके से पैर मोड़े हुए हैं, आगे दोनों हाथों को स्ट्रेट रखा है, बैक स्ट्रेट है। सो दिस इज वज्रासन। इसके बाद यहाँ ये एक आसन है जिसमें हाथ हमने एक हाथ पीछे कर रखा है, एक हाथ आगे कर रखा है। ये आपका है कटी चक्रासन। कटी चक्रासन। सो दिस इज व्हाट। तो ये आपके 4 आसन, 4 मार्क्स। आप नाम लिखेंगे, आपको 4 मार्क्स वहां मिल जाएंगे। कई बार ऐसा होता है कि आपको मार्क्स के साथ साथ एक बेनिफिट भी लिखना होता है, सॉरी नाम के साथ साथ एक बेनिफिट भी लिखना होता है, तो ये भी केस हो सकता है। नेक्स्ट आते हैं 4 मार्क्स के क्वेश्चन में, राइट दी बेनिफिट ऑफ वक्र आसन। वक्र आसन का बेनिफिट दीजिए। तो क्योंकि ये आपका थ्योरी क्वेश्चन है तो मैं आपको थ्योरी दिखा देती हूँ।
इस तरीके से आप 9 मार्क्स में लिखेंगे। बेनिफिट ऑफ वक्र आसन, तो इस तरीके से आप बेनिफिट लिख सकते हैं। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो 6 बेनिफिट आपके या 5 बेनिफिट आपके इनफ है कि वक्र आसन इलास्टिसिटी बढ़ाता है और स्ट्रेचेस करता है, मसल को स्ट्रेच पहुंचाता है, बेली फैट को कम करता है, हिप जॉइंट को लूजन करता है और एब्डोमिनल ऑर्गन को मसाज प्रॉपर होता है। सो दिस इज व्हाट वक्रासन, बेनिफिट ऑफ वक्रासन। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन पे, राइट डाउन द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू बी रिकमेंडेड व्हाइल परफॉर्मिंग पवन मुक्त आसन। पवन मुक्त आसन करते वक्त कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमारे ध्यान में होने चाहिए। सो योर करेक्ट आंसर विल बी, it causes pressure and contraction at lower abdomen, hence practice it smoothly। कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए हमें पर्टिकुलर आसन परफॉर्म करते वक्त। आपका आसन पवन मुक्त आसन, हाँ पवन मुक्त आसन, कुछ बातों का ध्यान आपको रखना चाहिए। तो उसमें आप ये बताएंगे कि करते वक्त, या हम कहें कि क्या कॉन्ट्राडिकेशंस रहने चाहिए, उसको थोड़ा आप मॉडिफाई कर देंगे कि ये चीजें हमें ध्यान रखनी, क्योंकि एब्डोमेन पे सबसे ज्यादा असर पड़ता है। तो इसको स्मूथली धीरे धीरे परफॉर्म करना है, एकदम से नहीं। दूसरा, नीज शुड बी टुगेदर व्हाइल प्रेसिंग दी चेस्ट। आपको ध्यान रखना है कि जब आप दोनों घुटनों को प्रेस कर रहे हैं तो वो चेस्ट पर रख के प्रेस करें आप अपने दोनों पैरों को। देन फोरहेड शुड बी स्टेबल व्हाइल टचिंग द नीज। फोरहेड जो आपका है वो स्टेबल होना चाहिए और टचिंग दी नीज, नीज को टच करता हुआ आपका फोरहेड होना चाहिए, यानी सर को थोड़ा सा हल्का सा झुका के घुटनों से छुआना होता है। सो दिस इज व्हाट पवन मुक्त आसन। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, यानी आपको ये बताना है कि प्रोसीजर जो आप कर रहे हैं उस प्रोसीजर में आपका क्या मेन रहेगा, ये जनरली। तो ये 3 मार्क्स का आपका है, 3 मार्क्स का पर्टिकुलर क्वेश्चन है, तो इसमें आपको इस तरीके से मेंशन करना होता है पवन मुक्त आसन की क्या क्या आपको ध्यान में रखना है। एक चीज और आपको, ओके सो नहीं इतना ठीक है, 3 मार्क्स में आपका दिस इज व्हाट। देन आते हैं, द योगा इंस्ट्रक्टर ऑफ अजीत एडवाइज हिम टू परफॉर्म त्रिकोणासन। ठीक है, ये केस स्टडी आपको दे रखी है कि योगा इंस्ट्रक्टर जो है अजीत के, उन्होंने उन्हें कंसल्ट किया कि उन्हें त्रिकोणासन करना चाहिए। ही ऑल्सो टोल्ड अजीत टू परफॉर्म हस्तासन। बेस्ड ऑन दिस केस आंसर दी फॉलोइंग, और उन्हें हस्तासन करने के लिए भी कहा। तो मेन इसमें हमें ध्यान देना है कि एक बंदा है जो हस्तासन भी कर रहा है और त्रिकोणासन भी कर रहा है। अब आते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन पे, व्हाट माइट अजीत बी सफरिंग फ्रॉम। आपके अकॉर्डिंग अजीत किस चीज से, किस पर्टिकुलर प्रॉब्लम से सफर कर रहा है जिसके लिए उसे हस्तासन और त्रिकोणासन सजेस्ट किया गया है। सो करेक्ट आंसर इज ओबेसिटी। हस्तासन और त्रिकोणासन दोनों ही आसन हम तब परफॉर्म करते हैं जब ओबेसिटी रहती है। सो इस केस में आपको याद होना चाहिए कि हर एक आसन कौन सी तरह की प्रॉब्लम को दूर करता है, जिसके लिए मैं ऑलरेडी आपको कह चुकी हूं कि इस चैप्टर में आप एक चार्ट जरूर बना लें अपने रिवीजन में, जब आप रिवाइज करें इस चैप्टर को, कि उसमें आप ये ध्यान रखें कि हर एक आसन किस डिजीज को ठीक करने के लिए है। तो एक चार्ट अपने रिवीजन के लिए बनाइएगा आप, तो वो आपको ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। वो चार्ट आपके ध्यान में रहेगा तो क्वेश्चंस आपके इस चैप्टर से रिलेटेड सॉल्व हो जाएंगे आराम से। देन आते हैं, विच ऑफ दीज बेनिफिट कैन अजीत डिराइव बाय परफॉर्मिंग हस्तासन। क्या फायदा मिलेगा हस्तासन परफॉर्म करने से अजीत को। सो योर करेक्ट आंसर विल बी रिलीव स्ट्रेस। हस्तासन करेंगे तो स्ट्रेस रिलीव होगी। रिड्यूसिंग डाइजेस्टिव प्रॉब्लम, ऑल ऑफ दीज एनहेंस फोकस, ये नहीं, बेस्ट जो आपका रहेगा तो वो आपका रिलीव स्ट्रेस है। देन नेक्स्ट आते हैं, प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ दीज कॉन्ट्राडिकेशन विल डिस्करेज अजीत टू कंटिन्यू डूइंग त्रिकोणासन। किस केस में अजीत त्रिकोणासन परफॉर्म नहीं करेंगे, अगर पर्टिकुलर चीज हो गई तो किस केस में त्रिकोणासन नहीं करेंगे अजीत। तो यानी कि इनडायरेक्टली आपसे कॉन्ट्राडिकेशन पूछा जा रहा है त्रिकोणासन का, कि किस केस में त्रिकोणासन नहीं करना चाहिए। माइग्रेन, हाइपरटेंशन, डायरिया, ऑल ऑफ दीज। सो ये करेक्ट आंसर विल बी ऑल ऑफ दीज। ये सब कुछ अगर रहेगा तो त्रिकोणासन नहीं करना चाहिए। सो ये आपका एक केस बेस्ड क्वेश्चन, ये भी आपका 3 मार्क्स का है, 3 पॉइंट दिए हैं, 3 नंबर मिलेंगे। देन आते हैं नेक्स्ट पे, रीड द फॉलोइंग सोर्सेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस that follow. Write down the procedure and benefits of पर्वतासन। पर्वतासन का बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि प्रोसीजर और बेनिफिट लिखिए। अब ये 5 मार्क्स का है तो आपको आंसर एक अच्छे तरीके से इलैबोरेटेड मैनर में करना होता है। तो इस तरीके से हमारा आंसर रहेगा पर्वतासन। दूसरा नाम इसका माउंटेन पोज होता है। बिल्कुल, अगर आपको आसन के दूसरे नाम याद हैं तो उसको जरूर अपनी आंसर शीट में लिखिएगा। एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है एग्जामिनर पे कि हाँ बच्चे को काफी कुछ आता है।
तो ये दूसरा नाम लिखा हुआ है। प्रोसीजर बहुत सफाई से आपको 3 पॉइंट्स में इनके प्रोसीजर आ गए हैं। अगर आपके प्रोसीजर 5 पॉइंट में खत्म होते हैं तो 5 पॉइंट में खत्म करिएगा। एक बात ये भी ध्यान रखिएगा कि मार्क्स का लेना देना आपके प्रोसीजर से नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर 2 मार्क्स में दिया है तो आप आधा ही प्रोसीजर लिख के छोड़ देंगे आसन का। नहीं, प्रोसीजर आपको पूरा ही लिखना है, चाहे वो 2 मार्क्स में हो, चाहे वो 3 या चाहे वो 5। तो इन्होंने इस तरीके से 3 पॉइंट्स में प्रोसीजर को कंप्लीट किया है। देन आते हैं बेनिफिट्स, इस तरीके से 3 इन्होंने मेंशन किए हैं। तो ये पूरा एक क्वेश्चन को 5 मार्क्स का आंसर फॉर्म करेगा। तो बिल्कुल इनका प्रोसीजर छोटा इन्होंने कर दिया है। बेनिफिट्स इन्होंने 3 दिए हैं, आप चाहें तो 4 बेनिफिट और प्रोसीजर कर सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। सो ये इस तरीके से आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन। ध्यान रखिएगा, प्रोसीजर है, बेनिफिट्स है, कॉन्ट्राडिक्शंस है, ये सारी ही चीजें पॉइंट्स में ही लिखिएगा। ये पैराग्राफ में मत लिखिएगा, क्योंकि एग्जामिनर के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो एक एक बेनिफिट निकाल के देखे कि हाँ कितने बेनिफिट आपने लिख डाले। वो ऐसा नहीं करेगा, इसलिए जरूरी है आपका कि आप पॉइंट्स में ही आंसर दें। देन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगेन ये आपका एक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आपको दे रखा है। मिस्टर श्याम, एज 50 ईयर, इज रिकमेंडेड टू प्रैक्टिस द बिलो आसन एज अ थेरेपॉटिक मेजर। अब मिस्टर श्याम हैं जिनकी एज है 50 ईयर्स और उनको थेरापॉटिक आसन के लिए मेजर कहा गया है, जिसमें ये इस तरीके का ये आसन परफॉर्म कर रहे हैं। ही इज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर बाय ऑक्यूपेशन एंड स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम सिटिंग एट वन प्लेस। सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं ये और जनरली इनका काफी समय केवल कुर्सी पे बैठे बीतता है। ही डेवलप सर्टेन सिम्टम्स लाइक फ्रीक्वेंट अर्ज ऑफ यूरिनेशन, जिसकी वजह से इनके अंदर कई सारे सिम्टम्स आने लगे हैं, जैसे इनको बार बार यूरिनेशन के लिए जाना पड़ता है, टायर्डनेस बहुत फील होती है, एक्सेसिव वेट गेन, वेट बहुत बढ़ता चला जा रहा है। सो विद बीइंग एनेक्शियस एंड गेट इजिली इरिटेटेड, साथ ही साथ ये बहुत जल्दी इरिटेट भी हो जाते हैं अपने बिहेवियर में। तो उसके लिए इनको ये थेरापॉटिक आसन कंसल्ट किया गया है। अब आपका क्वेश्चन इसी पे बेस है। आते हैं पहला क्वेश्चन जो आपका दे रखा है यहाँ पे। फ्रॉम द शेप ऑफ द बॉडी इन द गिवन पोज इट कैन बी आइडेंटिफाइड एज। ये जो आपको बॉडी का शेप यहाँ पे दिया गया है, ये कौन सा आसन है ये बताना है आपको। सो करेक्ट आंसर इज भुजंग आसन। ये भुजंग आसन का पोज है आपका। इस तरीके से भुजंग आसन आप परफॉर्म करते हैं कि हाथ इस तरीके से आपका स्ट्रेट रहता है। यहाँ पे सर टिल्ट होता हुआ नहीं दिखाया गया है, बट सर भी टिल्ट रहता है। सो दिस इज व्हाट भुजंग आसन। नेक्स्ट आते हैं, मिस्टर श्याम इज डायग्नोस्ड विद। मिस्टर श्याम किस चीज से डायग्नोस हुए होंगे अगर वो भुजंग आसन कर रहे हैं तो। सो करेक्ट आंसर विल बी बोथ डायबिटीज एंड हाइपरटेंशन, क्योंकि यहाँ पे कहा हाइपरटेंशन से रिलेटेड बताया गया है कि टायर्डनेस बहुत फील होती है, गेट इजिली इरिटेट हो जाते हैं। ये पॉइंट्स यहाँ पे ऑलरेडी हमें केस स्टडी में दे रखे हैं। सो ये रहेगा आपका। और एक है आपका कि बहुत जल्दी बार बार इनको यूरिनेशन के लिए जाना पड़ता है। तो ये आपका बहुत स्ट्रांग फैक्टर होता है कि अगर पर्टिकुलर पर्सन डायबिटीज है पर्टिकुलर पर्सन को, तो उसे बहुत ज्यादा यूरिनेशन होती है। सो ये दोनों ही पॉइंट आपके डायबिटीज और हाइपरटेंशन की ओर इशारा कर रहे हैं। नेक्स्ट आते हैं, ब्लड शुगर लेवल आर कंट्रोल्ड बाय डैश हार्मोन। ब्लड शुगर किस हार्मोन से कंट्रोल रहती है? सो योर करेक्ट आंसर इज इंसुलिन। देन दिस आसन शुड बी अवॉइडेड बाय पीपल सफरिंग विद। किस केस में ये जो आसन ऊपर दे रखा है ये नहीं करना चाहिए, यानी भुजंग आसन नहीं करना चाहिए। सो योर करेक्ट आंसर विल बी हार्निया। अगर हार्निया के पेशेंट हैं तो ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि एब्डोमेन पे असर पड़ेगा, भार पड़ता है, सबसे ज्यादा फोर्स आपकी वहीं पे लगती है। नेक्स्ट आते हैं, द डिजीज ऑफ लंग वेयर एयरवेज आर ब्लॉक्ड और नैरोड। कौन सी ऐसी डिजीज है आपकी जिसमें जो एयरवेज होते हैं आपके, यानी सांस लेने की जो पूरी प्रक्रिया होती है आपकी, तो वो लंग्स में ब्लॉक हो जाते हैं। सो करेक्ट आंसर विल बी अस्थमा, क्योंकि बाकी कोई भी आपका सांस से रिलेटेड यहाँ पे ऑप्शन में डिजीज दिया ही नहीं है। सो करेक्ट आंसर विल बी अस्थमा। सो इस तरीके से आपका ये भी केस बेस्ड क्वेश्चन होता है और ये 5 मार्क्स में आता है। तो अगर मैं आपके पैटर्न की एक तरीके से बात करूं तो पैटर्न में जनरली आपका 5 मार्क्स में जो क्वेश्चन होता है वो एक इस तरीके का केस स्टडी देते ही हैं, उससे रिलेटेड 5 क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो काफी इजी आपके लिए हो जाता है कि आपको थ्योरी नहीं उतनी लिखनी है, आपको इस तरह एमसीक्यू टाइप में आंसर करके ही आपको मार्क्स गेन हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे आपके आंसर्स
में मार्क्स कटने के कोई चांसेस नहीं होते। आपने सही ऑप्शन टिक किया है तो बिल्कुल 1 नंबर मिल जाएगा, और अगर गलत है तो वो 1 नंबर चला भी जाएगा। तो ये चीजें ध्यान रखने की है कि एमसीक्यू काफी फोकस आपका ध्यान देता है कि एमसीक्यू स्ट्रांग रहे बच्चे के। सो इस तरीके से आपका ये पूरा मैंने आज एक वर्कशीट डिस्कस की आपके साथ चैप्टर 3 की। ऑलरेडी 1 और 2 की पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट चैप्टर 4 जो है आपका फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर CWSN, उसकी वर्कशीट डिस्कस करूंगी। तो आगे भी आप मेरे वीडियोस देखिएगा। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको सारे टॉपिक मिलेंगे फिजिकल एजुकेशन के, और साथ ही साथ आपके एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए भी आपको मैं यहाँ पे लगातार वीडियोस प्रोवाइड कराती रहूंगी। और वीडियो पसंद आया हो, हेल्पफुल लगा हो तो लाइक का बटन जरूर क्लिक करें। बाकी कोई भी क्वेरी है आपकी, या आपका कोई सवाल या आपका कोई सजेशन, तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। और अपने प्रैक्टिकल्स के लिए भी प्रिपेयर करते रहें, बिकॉज CBSE का नोटिफिकेशन आया था। आपके जो प्रैक्टिकल्स हैं वो 1 जनवरी से स्टार्ट होने हैं अलग अलग स्कूल्स में। तो उससे रिलेटेड भी मैं वीडियो बनाऊंगी बहुत जल्दी कि प्रैक्टिकल में, वाइवा में क्या क्या कराया जाता है और आपको किस तरह के प्रैक्टिकल्स के लिए कैसे प्रिपेयर होना है। तो वो वीडियो भी जल्दी ही अपलोड करूंगी मैं, तो उसको भी जरूर देखिएगा। बाकी प्रैक्टिकल फाइल कैसे बनती है वो ऑलरेडी मैंने अपने प्लेलिस्ट में वीडियो डाला है, आप जरूर देखिए उस वीडियो को कि फाइल आपकी कैसे बननी है। लेकिन फाइल बनाने में आप अपने टीचर का सजेशन भी जरूर लीजिएगा कि आपका टीचर आपकी फाइल कैसे बनवा रहा है, वो बहुत जरूरी है। मैंने आपको उस फाइल में एक ओवरऑल आइडिया दिया है, लेकिन एक्यूरेट एक गाइडेंस आप अपने टीचर का भी जरूर लीजिएगा। तो वो फाइल भी आप देखिएगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।